नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम। ठीक है, मेंडल से सभी लोग परिचित हैं, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो आज की क्लास में अपन मेंडल के नियम ही पढ़ेंगे और यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट आता है मेंडल से रिलेटेड कि मेंडल जो था उसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जो आनुवंशिकी है उसके पिता में किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आता है कि मेंडल ने किस पादप पे आनुवंशिकता के नियमों की खोज की, तो उसका आंसर क्या करते हैं अपन, मटर के पादप पर। देखिए, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की, किसमें की, मटर के पादप में। ठीक है, मीठी मटर जो होती है, खाने योग्य जो मटर है, उसमें इन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकता के नियमों की खोज की थी। क्या बोलते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम जो था मटर का पादप, उसमें इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, कितने लक्षण जुड़े थे, 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, मटर का जो पादप होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, ये अपनी एग्जाम के लायक क्वेश्चन है सारे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। अब पॉइंट आता है कि मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना। ठीक है, ऐसी क्या खास बात थी मटर के पौधे में जिसकी वजह से मेंडल ने अपने रिसर्च वर्क या अपने वैज्ञानिक खोज कार्यों के लिए मटर के पादप को चुना था। तो इसके प्रमुख कारण देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि मेंडल का जो मटर का जो पादप होता है वो क्या होता है, 1 वर्षीय होता है। ठीक है, इसका जीवन काल क्या है, छोटा है। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जल्दी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जल्दी आ जाएगी तभी अपने को जो आनुवंशिकता का ज्ञान लेना चाह रहे हैं वो प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, अगली जनरेशन आएगी तभी अपन आनुवंशिकता की बात कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, जीवन काल छोटा था, 1 वर्षीय पादप था। दूसरा पॉइंट था इसमें कि ये उभयलिंगी पादप है। ठीक है, नर और मादा जननांग दोनों एक ही पादप में पाए जाते हैं, इस वजह से इन्होंने इस पादप को चुना। तीसरा इसमें पॉइंट आता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या थी, कम थी। गुणसूत्रों की संख्या कम है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से कारण थे जिसकी वजह से इन्होंने मटर के पादपों को चुना था। अब आते हैं अपन मेंडल के नियम। तो देखिए, मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे, सभी लोग जानते हैं। क्या क्या नियम थे वो, पहला नियम था प्रभाविकता का नियम, दूसरा नियम था इसमें पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब तीनों नियमों को अपन एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला नियम लेते हैं अपन, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी जो लक्षण है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन होती है, उसके 2 एलील होते हैं। ठीक है, एलील का क्या मतलब होता है, किसी भी जीन के जो विकल्प होते हैं, 2 विकल्प होते हैं, एक प्रभावी होता है उनमें से और दूसरा अप्रभावी होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, एलील बोलते हैं। अब देखिए, मैं ले लूँ ये एग्जांपल टी। ठीक, टी जो है ये क्या है, लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लंबेपन के लिए जिम्मेदार जीन है। और स्मॉल टी जो ले रहे हैं अपन वो क्या है, पादप के बोनेपन के लिए जिम्मेदार है, बोनेपन के लिए जिम्मेदार। ठीक है, अब यहां पे देखिए 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। एक हो सकता है कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, इस पादप को अपन क्या बोल देंगे, शुद्ध लंबा बोल देंगे। दोनों जो जीन है वो लंबेपन के हैं, शुद्ध लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलेंगे, अशुद्ध लंबा। अब यहाँ पे जो मेंडल का प्रथम नियम है वो लागू हो गया। यहाँ पे 2 एलील हैं, इस लंबाई के लिए 2 एलील हो गए। ठीक है, कैपिटल टी लंबेपन के लिए जिम्मेदार है और स्मॉल टी बोनेपन के लिए जिम्मेदार है। अब इन दोनों में से कैपिटल टी क्या है, ज़्यादा प्रभावी है स्मॉल टी की तुलना में। ठीक है, कैपिटल टी ने क्या किया, अपने प्रभाव से स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया, यानी लंबेपन का जो प्रभाव था उसने बोनेपन के प्रभाव को दबा दिया। तो जो पादप प्राप्त होगा वो कैसा होगा, लंबा प्राप्त होगा। ठीक है, और अशुद्ध क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि ये विषम युग्मजीय अवस्था में है। ठीक है, ये सम युग्म की है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, शुद्ध लंबा।
अब यहाँ पे देखिए दोनों जो जीन है वो किसके लिए जिम्मेदार है, बोनेपन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए ये जो पादप प्राप्त होगा कैसा होगा, बोना होगा, और इसे क्या बोल सकते हैं अपन, शुद्ध बोना पादप। अशुद्ध बोना तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम समझ में आया आपके। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम क्या है। तो देखिए किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार जो जीन होती है उसका एक एलील प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन का एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देता है, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल अपन ने ये देखा, लंबेपन और बोनेपन की जो जीन है उसके लिए। दूसरा पॉइंट देखिए, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम का क्या मतलब होता है, देखिए जो दो एलील हैं, जैसे अपन ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, यही एग्जाम्पल ले, ये दो एलील है मान लीजिए। ठीक है, एक जीन की दो फॉर्म हो गई है। इससे क्या हो रहा है, अलग अलग युग्मक जब बनेंगे तो इनमें से दोनों जीन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएगी। ठीक है, पृथक रूप से अलग अलग युग्मकों का निर्माण करेगी ये। युग्मक जो होंगे वो क्या होंगे, युग्मक का मतलब क्या है, जैसे अपन ने बोला स्पर्म हो सकता है, स्पर्म सेल या ओवम, ये क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। गैमिट जिसे बोल रहे हैं, गैमिट। और ये क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। हैप्लोइड का मतलब क्या है, अगुणित होते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों की जो सेट होते हैं वो एक ही सेट प्रेजेंट होता है इसमें। युग्मक के निर्माण के समय एक जीन की दोनों फॉर्म एक दूसरे से अलग हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं अपन, पृथक्करण का नियम बोलते हैं। ठीक, नंबर नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो दोनों गुण नियम पढ़े अपन वो किस पे लागू हो रहे हैं, एकल संकर संकरण, या मैं बोल दूं एकल संकरण पर, जबकि ये लागू होता है द्विसंकरण पर। द्विसंकरण का मतलब क्या है, यहां पर दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाए। ठीक, तो एक लक्षण ये हो गया, दूसरा लक्षण ये हो गया। जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं अपन, तो ये लक्षण, एक लक्षण प्रकट होते समय दूसरे लक्षण से स्वतंत्र रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के होते समय एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, वो स्वतंत्र रूप से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। सीधी भाषा में मतलब क्या है कि जब दो लक्षणों को लेकर वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं अपन, तो जो दो लक्षणों वाला संकरण होगा उसमें आने वाली पीढ़ी में एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता है, वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं, अगली जनरेशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसका एक्सेप्शन या अपवाद होता है लिंकेज। ठीक है, सहलग्नता जो होती है, इसमें क्या होता है, एक जीन दूसरे जीन के, एक लक्षण दूसरे लक्षण की प्रभाविता को प्रभावित करता है, लिंकेज इसका अपवाद है, ये याद रखना अपने को। नेक्स्ट क्लासेज में अपन लेंगे लिंकेज को, कि लिंकेज होता क्या है, सहलग्नता कितने प्रकार की होती है, क्या क्या कारण होते हैं, सारी डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे।